हेलो दोस्तों, वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज इंजीनियर्स डे के दिन हम लाए हैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार क्विज और इस इंजीनियर्स डे क्विज के पार्टिसिपेंट्स होंगे आप ही के फेवरेट चुनिंदा मनपसंद टीचर्स। तो हमारे सामने है आज दो टीम। पहली टीम है हमारे पास एटॉमिक आर्मर। ये एटॉमिक आर्मर टीम्स में आप ही की फेवरेट फैकल्टीज हैं जो आपके सामने हर रोज आपको लेक्चर्स लेती हैं। और दूसरी टीम है हमारे पास हाई वोल्टेज टीम। हाई वोल्टेज टीम है जो हर रोज आप ही के लेक्चर्स लेती हैं। आप ही के इन्होंने कई क्विज लिए होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम इस टीम से ही। सर, मैं आपसे सबसे पहला सवाल यह पूछना चाहूंगा कि पहली आईआईटी देश में कब स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली और ऑप्शन डी आईआईटी खड़गपुर। सर, आई थिंक आईआईटी खड़गपुर। क्या आप श्योर हैं सर? बिल्कुल सर। लॉक कर दें? यस। तो चलिए हम लॉक कर देते हैं। तो कंप्यूटर जी, आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? दोस्तों, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। इसका सही आंसर है आईआईटी खड़गपुर। बिल्कुल सही जवाब सर। आपको मिलता है 1 पॉइंट। अब मैं वापस एटॉमिक आर्मर टीम से वापस उनके पास आता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं सर मैं अगला सवाल। हमारा दूसरा सवाल जो मैं पूछ रहा हूं वो है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, ध्यान से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहां पर है? पहला ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर में, दूसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड में, चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश में। तो बताइए सर कहां पर है? सर, ये थोड़ी नाइंसाफी है। आपने टीम ए से तो बड़ा इजी सवाल पूछा है, बट हम फिर भी डिफेंड करने की कोशिश करेंगे इसको। नहीं, क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम लेवल के हैं। डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल इक्वल है दोनों में। आपको अगर सवाल नहीं आता तो आप सर ट्रांसफर कर सकते हैं। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं, हम कोशिश जरूर करेंगे। आपको पता है हम आर्मर है, डिफेंड जरूर करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि पीर पंजाल वाले जो इसमें है, जम्मू एंड कश्मीर जो है, इसका राइट आंसर होगा सर। आई थिंक ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब सर। जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल है लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज। याद रखिएगा, रोड ब्रिज नहीं, रेलवे ब्रिज है लॉन्गेस्ट जम्मू एंड कश्मीर में, जिसका नाम है पीर पंजाल। तो चलिए वापस हम आते हैं हाई वोल्टेज टीम की तरफ। तो आप लोगों का अगला सवाल है, अर्थ का अभी करेंटली टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन नंबर 2 इंपेरियल टावर्स, ऑप्शन नंबर 3 मुंबई टेलीविजन टावर और ऑप्शन नंबर 4 कुतुब मीनार। सर, इसमें तो सही जवाब है नहीं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाला, वो तो है ही नहीं इसके अंदर ऑप्शन। देखो सर, हम हैं भारत में। अच्छा। और ये आज का भारत है। बिल्कुल। और जो आज का भारत है वो कल के भारत से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। और ये किसी के सामने झुकने वाला और रुकने वाला नहीं है। और हमारे इंजीनियर्स वर्ल्ड के सबसे बेस्ट इंजीनियर्स थे, हैं और आगे भी रहेंगे। तो सर, इसका आंसर हमारे हिसाब से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब सर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अभी अर्थ का सबसे बड़ा मैन मेड स्ट्रक्चर है, जिसकी हाइट है 182 मीटर्स। सोचिए कितना बड़ा ये मैन मेड स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगला सवाल वापस मैं पूछना चाहूंगा आपकी टीम से कि पहला नेशनल इंजीनियर्स डे जो आज हम बना रहे हैं इंजीनियर्स डे, तो पहली बार कौन से सन में बना था, कौन से ईयर में बना था? पहला ऑप्शन 1998, दूसरा ऑप्शन 1978, तीसरा ऑप्शन 1968 और चौथा ऑप्शन 1958। सोचिए सोचिए, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी सोचिए। 1968। तो जैसा मैम ने जवाब दिया 1968, देखते हैं ये आंसर सही है या गलत। तो दोस्तों, ये जवाब बिल्कुल सही है। 1968 में पहली बार नेशनल इंजीनियर्स डे बनाया गया और तभी से हर साल आज ही के दिन नेशनल इंजीनियर्स डे बनाया जाता है। अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगा वापस से आपकी टीम की तरफ, हाई वोल्टेज टीम से। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? किस शख्स को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन मिस्टर विनोद धाम, दूसरा ऑप्शन ई श्रीधरन, तीसरा ऑप्शन ई विश्वेश्वराया, चौथा ऑप्शन मिस्टर मनमोहन शर्मा। अरे ये सवाल तो हमारे ब्रदर सर के दाएं नहीं बाएं हाथ, जिस हाथ का वो साथ है। आप ही देखो सर, ई धरन शर्मा, ई श्रीधरन शर्मा। यस सर, बिल्कुल सही जवाब। ई श्रीधरन जो खुद एक सिविल इंजीनियर थे और एक आईएएस ऑफिसर।
इन्हीं को आज हम मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके बहुत ही ह्यूज कंट्रीब्यूशन है दिल्ली मेट्रो को आज जिस हाल में आप देख रहे हैं उस हाल में लेके आने के लिए। अब अगला सवाल वापस एटॉमिक आर्मर टीम से सतीश धवन, ये जो शख्स है, ये जो पर्सनालिटी है, ये किस फील्ड से जुड़े हुए हैं? पहला ऑप्शन स्पेस से, दूसरा ऑप्शन डिफेंस से, तीसरा ऑप्शन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से और चौथा ऑप्शन इंडियन पॉलिटिक्स से। सर ये पाटीदार सर बताएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही, पाटीदार सर ने बिल्कुल 2 मिनट में आंसर बता दिया। जो मिस्टर सतीश धवन थे, ये इसरो के तीसरे चेयरमैन थे और ये एक साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियर भी थे और इन्हीं को आज हम स्पेस मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और ये स्पेस की बहुत ही ह्यूज इन्होंने महारत हासिल करी है और इन्हीं के नाम से इंडिया में एक स्पेस लॉन्चिंग सेंटर भी है। अगला सवाल वापस हम हाई वोल्टेज टीम के पास आते हैं। ऐसे कौन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जो आईआईटी दिल्ली से पास आउट हुए, फिर आईआईएम अहमदाबाद में गए और वहां से पास आउट होने के बाद आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं? ऑप्शन ए बिमल जालान, ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी रघुराम राजन और ऑप्शन डी शक्ति कांता दास। देखो बात ऐसी है कि जहाँ बात इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की आ जाती है, वहाँ क्या है कि सर देखो मल्टी डायरेक्शनल और मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी तो वैसे हो जाती, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल से ही हूँ बेसिकली। तो सर जवाब पे आओ, जवाब पे। तो सर जवाब देंगे सर, हर बात का जवाब दिया जाएगा, पर बात की बात आई तो उस बात की भी बात कर ली जाए जिस बात सर की टाइम लिमिट है, ऐसे थोड़ी होता है सर, टाइम तो लिमिट है, जवाब दो जवाब। बात की बात यह है कि वो बात तो बाद में बात कर लेंगे अपन अलग मिल करके, इस बात का जो है मैं जवाब दे देता हूँ। तो सर रघुराम राजन मस्ट बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, रघुराम राजन एक आईआईटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पास आउट थे, फिर वो आईआईएम अहमदाबाद में गए और वो कुछ टाइम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहे हैं और ये एक इंडियन है, तो सोचिए एक इंडियन किस लिमिट्स तक पूरे वर्ल्ड में अपना नाम फेमस कर रहे हैं। अगला सवाल वापस एटॉमिक आर्मर टीम की तरफ में आना चाहूंगा। सर वर्ल्ड इंजीनियर्स डे की थीम इस साल 2022 में इसकी थीम क्या है? पहला ऑप्शन बिल्ड बैक क्विकर, दूसरा ऑप्शन बिल्ड बैक प्रॉपर, तीसरा ऑप्शन बिल्ड बैक फ्यूचर और चौथा ऑप्शन बिल्ड बैक वाइजर। सर ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़ा है और मुझे लगता है इसका आंसर जो है ऑप्शन ए। नहीं, मुझे मैम डी लगता है इसका ऑप्शन। नो सर, दोबारा से रिपीट करिए सर। सर ऑप्शन ए और डी को दोबारा से सवाल एक ही बार पढ़ा जाएगा मित्र। आंसर नहीं दिया एक बार ऑप्शन ए फाइनल अभी नहीं है मित्र, समय निकल रहा है। पहला ऑप्शन बिल्ड बैक क्विकर, दूसरा ऑप्शन बिल्ड बैक प्रॉपर, तीसरा ऑप्शन बिल्ड बैक फ्यूचर और चौथा ऑप्शन बिल्ड बैक वाइजर। नहीं, मुझे डी लग रहा है और मैंने बड़ा रिसेंटली पढ़ा है, मतलब इट मे बी पॉसिबल कि मैं गलत हो सकता हूं, बट मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है इंट्यूशन। सत्यवीर सर एचआर सेशन भी लेते हैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर, तो इनका एचआर बहुत ही तगड़ा है मित्रों। बिल्कुल सही जवाब, बिल्ड बैक वाइजर है इस साल के 2022 की वर्ल्ड इंजीनियर्स डे की थीम। सर थोड़ा वाइज यहाँ पे हमने दिखाया अपना नेचर और देखिए बिल्कुल सही, बिल्कुल वाइज आंसर था, इसीलिए इसका ऑप्शन भी है बिल्ड बैक वाइजर। अगला सवाल वापस हम आते हैं आपके हाई वोल्टेज टीम की तरफ। वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहां पर है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री कहां पर है? पहला ऑप्शन लुधियाना में, दूसरा ऑप्शन न्यू दिल्ली में, तीसरा ऑप्शन जोधपुर में, चौथा ऑप्शन जोरहाट जो कि असम में। सर लुधियाना पंजाब। पंजाब में है ना, तो ऐसा सन सिटी कहते हैं, लेकिन जो आपके उसमें लार्जेस्ट ट्री है सोलर का वो आपका लुधियाना पंजाब में। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर दी? बिल्कुल सही जवाब, लुधियाना पंजाब में CSIR और CMERI इन दोनों इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर एक बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़ा 309 मीटर स्क्वायर के सरफेस एरिया जितना एक सोलर ट्री बनाया है और ये सोलर ट्री एक दिन में 160 से 200 किलोवाट आवर यूनिट तक जनरेट करता है। मतलब देखिए कितने सारे घरों की बिजली एक दिन में इस एक सोलर ट्री से आ जाती है। और अब CSIR का प्लान है कि इस तरीके से अब अलग अलग शहरों में जहां पे सनलाइट बहुत ज्यादा होती है
उन शहरों में भी अब इस तरीके के ट्रीज लगाए जाएंगे। अगला सवाल, वापस हम आते हैं एटॉमिक आर्मर ट्री की तरफ। सर ये सवाल एक कन्वेंशनल सवाल है, मतलब इसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, ये सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा और देना कंपलसरी है, क्योंकि ये सवाल आज की क्विज से रिलेटेड है। क्योंकि हमारे क्विज का नाम है आज इंजीनियर्स डे क्विज, तो हमें ये बताइए सर, ये हम इंजीनियर्स डे मनाते क्यों हैं, आज ही क्यों बना रहे हैं, किसी और दिन क्यों नहीं? मुझे लगता है कि हम तीनों को जवाब पता है, बट मैं चाहूंगा कि पढ़ेदा सर देना चाहेंगे। मैम आप देंगी? सर बताइए। मुझे लग रहा है कि हमारी टीम में थोड़ी हलचल हो रही है कि इसको कौन देगा। ऐसा है तो हम दे सकते हैं। नहीं सर, इतनी कृपा करने काहे से कानून जरूरत नहीं है, हम है ना। चलिए आप दीजिए जरा फिर। तो सर ये जो हमारे एक इंजीनियर सर जो हैं एम विश्वेश्वराय सर, उनके उपलक्ष्य में इंजीनियर्स डे बनाया जाता है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। एम सर विश्वेश्वराया, क्या ये वही हैं जो बीए किए थे अपनी बिल्कुल बीटेक सर, से? बिल्कुल सही सर। इन्होंने पहले क्या बात BA कर रहे हो किया, सर? उसके बाद इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग किया और फिर ये मुंबई में कुछ टाइम AEN भी थे और इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में बहुत ही शानदार काम किया है। सबसे स्पेशल इन्होंने फ्लड कंट्रोल के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा योगदान अपना दिया है और इन्हीं का बर्थडे आज के दिन 15 सितंबर के दिन होता है और इन्हीं के बर्थडे के दिन 1968 से अभी तक हर साल 15 सितंबर को हम नेशनल इंजीनियर्स डे मनाते हैं इंडिया में। और ये एक चीज और मैं बता दूं, मैसूर के दीवान भी रह चुके हैं ये 1912 से 1912 से 1918 तक 6 साल के लिए ये मैसूर के दीवान रहे, मतलब एकदम रॉयल स्टैंडर्ड इनका रहा है। और सर मैं एक और बताऊं कि ये सिविल इंजीनियर के साथ बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे। इन्होंने मतलब हर फील्ड के अंदर चारों तरफ काम किया, बिकॉज एन इंजीनियर, अगर एक बार आप इंजीनियर बन जाते हो तो शायद आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में इंजीनियरिंग नहीं कर पाओ, मतलब उससे फील्ड से रिलेटेड काम कर पाओ या नहीं कर पाओ, पर आप इतने चैलेंजेस फेस कर लेते हो कि आप लाइफ के किसी भी फील्ड के अंदर जो है अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर मैं इस क्विज में सिर्फ एक ही बात से सहमत हूँ, वो ये है आपकी। अब अगला सवाल इसी के आंसर में से एक सवाल है, वो ये, इनका नाम है एम विश्वेश्वराय। तो आपकी टीम आप बताएगी ये एम, इस वर्ड का फुल फॉर्म क्या है? अभी याद था सर, बस ये समझो कि ये सवाल के जस्ट पहले याद था और बस ये अभी ऐसा लग रहा है उधर चला गया ऐसा जवाब। ये बिल्कुल इसी तरीके से आपके स्टूडेंट्स भी आपको कहते होंगे कि सर बस आता ही था। बिल्कुल सर मतलब यहाँ फंस गया और बस निकल नहीं पा रहा, बस एकदम से फंस गया। आप बताइए एम विश्वेश्वराय, इनके एम का पूरा नाम क्या है? पाटीदार सर बताएंगे सर ये जवाब। बिल्कुल सही, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वराय। ये साउथ इंडिया की एक फैमिली में इनका बर्थ हुआ था और इसीलिए इनका नाम है एम विश्वेश्वराय। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल बहुत ही कॉमन। सर यहाँ पे एक बात आपको जरूर मेंशन करनी पड़ेगी कि एटॉमिक आर्मर लीड में चल रहा है। वैसे तो दोनों टीम ही बराबर चल रही है, लेकिन आप कमेंट करके बता सकते हैं कि एटॉमिक आर्मर या हाई वोल्टेज टीम, कौन सी टीम ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है? अगला सवाल है, थोड़ा सा ऐसा सवाल है जो आपने सुना जरूर होगा, लेकिन यहां पे आपको हाथ खड़े करने की किसको आंसर आते हैं? अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के सीएम हैं, वो खुद भी एक इंजीनियर रह चुके हैं। इनकी ब्रांच क्या थी? ये तो सबको ही पता होगा सर, ये तो सबको पता होगा। चलिए कोई भी एक टीम बता दीजिए, इसके पॉइंट्स नहीं है लेकिन। मैकेनिकल। बिल्कुल सही, मैकेनिकल इंजीनियर थे अरविंद केजरीवाल। तो देखिए, एक मैकेनिकल इंजीनियर एक पॉलिटिशियन भी बन सकता है। सिर्फ आपके एग्जाम से ऑप्शन नहीं है, आपके पास अनदर ऑप्शन है कि आप पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, सीएम बन सकते हैं, पीएम बन सकते हैं। और उससे पहले सर ये इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में थे, आईआरएस में भी थे। तो ये पहले इंजीनियर थे, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में गए और फिर अब पॉलिटिक्स में भी आ गए हैं। अगला सवाल, एक बहुत ही फेमस, बहुत ही जाने माने इंजीनियर हैं अपने देश के, जो प्रेसिडेंट भी रहे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। सबको पता है? हमको लगा था कि हमारे अलावा किसी को नहीं पता होगा। सर ये हर टीचर को ऐसा लगता है कि जब वो कोई सवाल पूछता है तो वो सबसे टफ सवाल है, पर क्या है कि कई बार स्टूडेंट बहुत शार्प बैठे होते हैं सामने। ये तो इन्होंने राज बता दिया टीचर्स का। तो चलिए कोई भी एक बता दीजिए, पिछली बार बताया था। हाँ, आप बताइए सर। सर बताएंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम? डॉक्टर
अब्दुल पाकिर जनाबुद्दीन अब्दुल कलाम। जैनुल अब्दीन अब्दुल काइंड ऑफ सही है, एग्जैक्ट पूरा थोड़ा सही प्रोनाउंसिएशन अब्दुल डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुल सर अब्दीन पहला वाला वर्ड शायद अबुल आएगा अब्दुल की जगह। अब्दुल पाकिर अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, ये है इनका बिल्कुल। पूरा नाम। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब मैं कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहूंगा जो हमारे दर्शकों की तरफ से हमारे पास आए हैं और वो आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं। अब हमारे दर्शकों ने बहुत ही जनरल ऑब्वियस चीजें पूछी है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी इंजीनियरिंग की दुनिया में कदम रखा है, कुछ हैं जो पास आउट हो चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस तरीके से आंसर करें जो सभी को समझ में आए। अच्छा, तो सर इसका मतलब वो जो डाउट सारथी वाला जो हमने चलाया था उसके डाउट अभी से आना चालू हो गए हैं? अभी से बिल्कुल सर, क्या बात डाउट कर रही सारथी हो? जो अपना प्रोग्राम है उस प्रोग्राम की ही डाउट्स की शुरुआत है ये। मैं बच्चों को बता दूं कि भैया डाउट सारथी एकदम बहुत ही भयंकर स्कीम जो है निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी लेकर के आया मार्केट के अंदर। आपके जो भी डाउट्स हैं आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जब जाएंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं वो एक पर्टिकुलर डे के दिन लाइव सेशन यूट्यूब के ऊपर सॉल्व किए जाएंगे, सारे के सारे खत्म एक ही बार के अंदर। तो आप अपने डाउट्स को व्हाट्सएप करना ना भूले। बिल्कुल, जैसे कि आपने सर ने सुना, सर ने कहा और आपने सुना, आपके जो भी डाउट्स हो कहीं से भी, बुक्स में पढ़ते वक्त, रिवाइज करते वक्त, कोई क्वेश्चन लगाते वक्त, कोई भी अगर डाउट्स आए, कोई कंसेप्ट में डाउट या कहीं पे भी आप फंस जाएं कि यार ये चीज समझ नहीं आ रही, तो आप इंजीनियर्स एकेडमी के डाउट सारथी प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं। अगला सवाल जो मैं पूछना चाह रहा हूं वो मैं चाह रहा हूं कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले सर बताएं, क्योंकि ये सवाल तो मेरा खुद का भी है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले कौन कौन से सर हैं? 1 2 3, तो किन से पूछूं? आप पहले बता दीजिए, मैं उनसे सवाल पूछूंगा। मैं चाहता हूं कि सर आप ये पाटीदार सर से सवाल तो पाटीदार सर आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं। सर ये सवाल मेरा ये था कि ये जो फैन होता है ये एक ही डायरेक्शन में क्यों घूमता है? क्योंकि बचपन में जब वो मोटर और सेल से जब मैं खेला करता था तो जब मैं प्लस और माइनस में जोड़ूं तो एक डायरेक्शन में घूमती, जब मैं उल्टा जोड़ता था तो दूसरे डायरेक्शन में। यहाँ फैन तो कभी दूसरे डायरेक्शन में नहीं घूमा। एक्चुअली सर एक बात बताओ, अगर आप फैन को रिवर्स घुमा भी दोगे मान लो, तो वो तो हवा को ऊपर खींचेगा ना, नीचे थोड़ी हवा सर मैं तो इंजीनियर हूं, मेरे को आउटपुट से मतलब नहीं, मेरे को तो देखना है एक्सपेरिमेंट। सर स्पाइडरमैन को हवा चाहिए, वो ऊपर की तरफ बैठा है। अच्छा सर, उसमें क्या होता है एक्चुअली वो एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है ना, और उसमें क्या होता है कि जब हम सप्लाई के टर्मिनल्स को इंटरचेंज करते हैं तो द डायरेक्शन ऑफ जो आरएमएफ उसके अंदर बनता है, स्प्लिट फेस करके हम जो बनाते हैं, उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम रहती है। और चूंकि डायरेक्शन सेम रहती है तो वो रिवर्स नहीं होता है। अगर आपको रिवर्स करनी है, मान लो आपको ऊपर हवा पहुंचानी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? स्टार्टिंग वाइंडिंग, उसमें क्या 2 वाइंडिंग होती है सर, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक रनिंग वाइंडिंग होती है। तो या तो आप स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल रिवर्स करें या फिर आप रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनल रिवर्स करें। ये सर मैं पंखा खोल के खुद कर सकता हूँ? बिल्कुल आप करिए। लेकिन आप YouTube के ऊपर निम्बस लर्निंग YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके ऊपर ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के वीडियो आते रहते हैं बच्चों, बहुत मजा आता है। आप एकदम देखिएगा, क्या बात कर रहे हो सर? अरे बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको भी, आप भी देखिएगा सर। तो ये पंखा तो आज मैं खोल देता हूँ। बिल्कुल। अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगा सिविल इंजीनियरिंग वाले टीचर से। सिविल इंजीनियरिंग के कितने लोग हैं यहाँ पे? हाथ खड़ा करें। अच्छा मैडम है, तो मैडम मेरा सवाल ये है कि जब मैं घर बना रहा था तो वो जो सीमेंट विमेंट लगाने के बाद हमारा वो ठेकेदार बोल के गया कि इसमें 5-10 दिन तक ऐसे पानी मारता रहना, तो ये तरई वरई बोलते हैं हम इसको, तो ये तरई क्यों कर रहे हैं? और अगर मैं 1 आध दिन नहीं करूं तो फिर क्या नुकसान हो जाएगा? सर तराई करना इसलिए ज़रूरी है जैसे कि कंक्रीट को ये बेसिकली नमी प्रदान करता है, और नमी की वजह से क्या होता है कि नमी मेंटेन रहेगी तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ अच्छी देखने को मिलेगी और लंबे समय तक चलेगा सर। लंबे समय तक हम लोगों को उसकी लाइफ अच्छी देखने को मिल सकती है। तो मैम अगर मैंने, उसने बोला 5 दिन, मैंने पहले के 2 दिन करके छोड़ दिया तो? सर स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आप कर सकते हैं, जैसे कि हम 7 दिन लेके चलते हैं कि 7 डेज तक तो क्यूरिंग करने की जरूरत है, तराई करने की जरूरत है, उसके बाद अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल जाती है। अच्छा क्यूरिंग कहते हैं इसको? यस मैं ठेकेदार को बोलूंगा क्यूरिंग मैं कर रहा हूँ रोज टाइम पे। जी सर अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगा केमिकल इंजीनियरिंग वाले सर से। बताइए। तो सर मेरा सवाल ये है कि ऐसे मैंने टीवी में देखा है कि वो ऐसे बॉम्ब फेंकते हैं, फिर ऐसे बहुत सारा आग का गुबार निकलता है और आसपास विलन मर जाते हैं, तो सर वो जले तो है नहीं, मतलब वो मरे कैसे? मेरा बहुत टेक्निकल सवाल था कि मैं इंजीनियर हूं तो सर मेरे को हर चीज के पीछे का मैकेनिज्म पता होना चाहिए। वो दीवारी वाला अनार फेंक के मारा होगा सर। क्या बात कर रहे हैं? अनार एकदम जो फुर्र से निकलता तो मैं है। सर आग निकली और वो ऐसे कूद के मर गए, तो सर लॉजिक मेरे को समझ नहीं आया मरने का। सर अगर आपने तिरंगा मूवी देखी होती तो शायद ये सवाल नहीं आता। गेंडा स्वामी वाला सर तो वही। उसमें जो अपने राजकुमार सर हैं वो कहते हैं कि गेंडा स्वामी
ये तो हमारा पाइप था, अगर गलती से रुमाल को हाथ लगा दिया होता तो तुम उड़ जाते। तो सर वो जो पाइप फेंकते हैं, जो बम फेंकते हैं, आग वाग नहीं लगती है सर, वो बेसिकली शॉक वेव्स निकलती हैं उससे। साउंड वेव इन फॉर्म ऑफ शॉक वेव, उससे नुकसान पहुंचता है, आग जैसा कुछ नहीं होता है बम के अंदर सर। ओके, तो मतलब सर इंसान मर जाएगा या फिर केवल कान के पर्दे और ऐसे? नहीं सर, अगर इंटेंसिटी शॉक वेव्स की ज्यादा है तो डेथ भी हो सकती है, और कम इंटेंसिटी है जैसे कि पटाखे हो जाते हैं, तो वो एक मतलब कुछ टाइम के लिए अपने को बहरा बना देते हैं। तो अगर शॉक वेव्स की इंटेंसिटी ज्यादा है तो डेथ तक भी जा सकती है, कम इंटेंसिटी है तो घायल भी हो सकता है। तो सर इसका मतलब वो जो हमारे कान में कभी कभी ऐसे पटाखे से टू की आवाज लगा चलती रहती है, वो शॉकवेव की वजह से है। बिल्कुल शॉकवेव की वजह से। दोस्तों आपको पता चला, अभी दिवाली आने वाली है, दशहरा तो आ ही गया बस, तो अभी जो पटाखे फूटने वाले, तो अगर किसी पटाखे से आपके कान में वो जो सुन करके आवाज आए तो वो शॉकवेव की वजह से आती है। बताइएगा अपने आसपास के लोगों को। सर एक इलेक्ट्रिकल सवाल और है सर मेरे मन में कि सर ये जो हम ऐसे रात को ऐसे सड़क से ऐसे जब जा रहे होते हैं, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे जब हम चल के जा रहे होते हैं, नहीं स्टैंड से चलता है सर, आप कैसे चल सकते हो उसमें? ओ शिट, पता चल गया क्या? हाँ। बिल्कुल सर किसको बताना नहीं सर, आप लोग भी किसी को बताएं ना। तो सर मेरा सवाल ये कि जब मैं ऐसे चल के जा रहा था तो ये जो हाई टेंशन वायर होते हैं मोटे मोटे, बिल्कुल सर कभी कभी उसके पास से ऐसे कुछ ऐसे चमकता चमकता दिखा, तो मेरे को लगा ऐसे कोई भूत वूत है कि क्या चल रहा है, मतलब ऐसे चमक रहा है ऐसा। पहला डाउट पूरा रास्ते नहीं, थोड़े से रास्ते। हाँ, वो एकदम बड़का सा जो टावर होता है उसके ऊपर चालक के जो कंडक्टर के चारों ओर आपको कलर सा नजर आपका इतनी मोटी मोटी तार पास होती है सर। तो सर मेरा डाउट ये कि आप रात को कर क्या रहे थे इतने सुनसान इलाके? सर मैं इंजीनियर्स एकेडमी से जो अपना क्या मैनेजमेंट के काम तो सर हमारे रात भर चलते रहते हैं। बिल्कुल सर। तो हम वो काम खत्म करके 10-11 बजे जा रहे थे, तब नहीं वो सर जो अभी जो सर जो नए बैच आ रहे हैं, वो धनुष बैच और वो आरंभ बैच और उनकी सबकी प्रिपरेशन में रात हो जाती है सर। बच्चों एकदम भयंकर मेहनत चल रही बैक एंड पे, तैयारी सर बहुत ही ज्यादा लगे पड़े हैं तुम्हारे। तो पहले उन सवाल का जवाब दे रहे हैं। ऐसा होता है कि सर जो कंडक्टर होता है, अब चूंकि वो हाई टेंशन लाइन है, चूंकि हमारा नाम भी हाई वोल्टेज रखा है टीम का हमने, तो हाई वोल्टेज लाइन का ऐसा होता है कि कंडक्टर के चारों ओर होती है हवा, और हवा जो है उस हाई टेंशन लाइन हाई वोल्टेज लाइन की वजह से सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि उस कंडक्टर के आसपास वाली जो एयर है वो सर आयोनाइज्ड हो जाती है, और उसके आयोनाइजेशन की वजह से दिन के समय चूंकि सूरज की रोशनी तेज होती है तो हमें वो रंग नजर नहीं आता, पर वो होता जरूर है, और रात के समय वो हमें हल्का नीला या बैंगनी कलर का रंग नजर आता है। और इस प्रभाव को कोरोना कहते हैं। मुंह बांध करके बोलना बहुत जरूरी है। 3 साल हो गए परेशान कर दिया सर कोरोना कोचिंग डिपार्टमेंट के अंदर। बताओ, ऑनलाइन बच्चा परेशान हो गया, ऑफलाइन में अब दीदार हुआ है बच्चों का, तो सर उस इफेक्ट को कोरोना कहते हैं। कोरोना, बिल्कुल सर। ओके सर, ये नाम तो मैंने भी कहीं सुना था, कोरोना से पहले भी सुना था, तो अब इसका जवाब भी सर हमारे पास था। कोरोना को मिटाने की एक ही दवाई है, सोशल डिस्टेंसिंग। और ओवरहेड लाइन में जो ये कोरोना लॉस होता है, इसको दूर करने की भी बीमारी जो है, इसका इलाज भी है कि कंडक्टर को दूर दूर कर दो। तो हम तो इलेक्ट्रिकल वाले पहले से कह रहे थे कि हमें तो कोरोना का इलाज पहले से पता था। सोशल डिस्टेंसिंग हम कंडक्टर में करते हैं ताकि कोरोना कम हो जाए, और यहाँ पर ह्यूमन डिस्टेंसिंग होगी। बात तो सर ये इलाज मुझे आज पता लगा, सोशल डिस्टेंसिंग। मैं तो पहले सोच रहा था थाली बजाने से काम चल जाएगा। तो यहीं पे हमारा क्विज का सेशन हम समाप्त करते हैं दोस्तों। अब मैं आपको कुछ ये भी बताना चाहूंगा कि इंजीनियर्स को कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी आपने सवालों में देखा, इंजीनियर्स आज कहां पहुंच गए हैं। अलग अलग आईटी कंपनीज के सीईओ और फाउंडर्स भी इंजीनियर्स हैं, साथ ही साथ अलग अलग ऐसे स्टार्टअप जिसका इंजीनियरिंग से कोई लेना देना ना हो, उन स्टार्टअप के भी महारथी इंजीनियर्स ही हैं। साथ ही साथ आज इंजीनियर्स पॉलिटिशियन भी हैं, और इवन बॉलीवुड में भी न्यूमरस लोग हैं जिन्होंने बहुत ही शानदार कॉलेजेस से अपनी इंजीनियरिंग करी थी। जैसे मैं कुछ लोगों का नाम बता दूं, विकी कौशल ईसी ब्रांच के स्टूडेंट रहे हैं, कृति सैनन जो बहुत ही पसंद होगी आप में से कुछ दर्शकों को, वो आईटी ब्रांच की स्टूडेंट रही हैं, कार्तिक आर्यन बायोटेक ब्रांच के स्टूडेंट रहे हैं, सुशांत राजपूत भी एक इंजीनियर ही रहे हैं और उनकी तो AIEEE में बहुत ही शानदार ऑल इंडिया रैंक भी थी। तापसी पन्नू भी CS ब्रांच के स्टूडेंट रही है, रितेश देशमुख भी एक आर्किटेक्चर के स्टूडेंट रहे हैं, कादर खान जिनकी अभी कुछ टाइम पहले ही मृत्यु हो गई है, कादर खान भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट रह चुके हैं, नागार्जुन जो साउथ इंडिया के बहुत ही फेमस एक्टर हैं, वो भी ऑटोमोबाइल इंजीनियर रहे हैं, और कहो ना प्यारे से अपनी मूवी की अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री की शुरुआत करने वाली अमीषा पटेल भी बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग से एक इंजीनियर ही है।
इसके अलावा जैसे कि आप जानते होंगे इन्फोसिस के जो फाउंडर हो गए नारायण मूर्ति, वो भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। सुंदर पिचाई मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से उन्होंने बीटेक किया था। सत्य नडेला ने इलेक्ट्रिकल से और अरविंद केजरीवाल ने मैकेनिकल से। तो इंजीनियर्स के लिए कभी कोई सीमा नहीं होती, कभी कोई एक एग्जाम किसी चीज का आपका किसी भी एक आपके गोल का अंत नहीं होता। आप एक नहीं तो दूसरा एग्जाम, दूसरा ऑप्शन नहीं तो तीसरा ऑप्शन। इंजीनियर्स के लिए इनफाइनाइट ऑप्शंस हमेशा मौजूद रहते हैं। तो यही हम आपसे अब अलविदा विदा चाहते हैं। यही हम आपसे विदा चाहेंगे इंजीनियर्स एकेडमी के निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म से। विदा के साथ सर मैं कुछ लाइनें कहना चाहूँगा अपने सारे इंजीनियर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि प्रिपरेशन करते वक्त कभी आप लोगों को ऐसा लगे कि आपके पैर थकने लगे हैं तो आप मेरी ये लाइनें जो हैं वो गुनगुना लेना कि ये मैंने कहीं से कॉपी किया है, ये मेरी खुद की लिखी नहीं है, ओरिजिनल जो है वो नहीं है। ना कभी थके हैं पैर और ना ही हिम्मत हारी है, ना कभी थके हैं पैर और ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई मंजर और आज भी सफ़र जारी है। तो आप लोगों का सफ़र जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक जारी होना चाहिए। और जेई बन जाओ तो एई के लिए सफ़र जारी हो जाना चाहिए, एई बन जाओ तो पीसीएस ऑफिसर के लिए तैयारी हमेशा जारी रहनी चाहिए। आज एग्ज़ाम की कर रहे हो, ज़िंदगी की भी तैयारी कर रहे हो, साथ साथ में सभी तैयारियाँ चलती रहेगी, सारी जिम्मेदारियाँ भी निभानी है और सारे जो है सारे फ़र्ज़ भी आपको निभाने हैं। तो इंजीनियर ये सब कुछ कर सकता है, अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। और सर इसी के साथ इस सफर की भी जो है वो खत्म करते हैं। आज का सफर आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर आएंगे हम निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे इसी तरीके की अपडेट्स, अलग अलग एग्जाम, अलग अलग चीजों की। विनर टीम ये मुझे लगता है सर कि विनर टीम कमेंट सेक्शन में हमें छोड़ देना चाहिए। आपके हिसाब से विनर टीम कौन सी है आप बता सकते हैं। आपके सामने दोनों टीम है, दोनों टीम की परफॉर्मेंस आप इवैल्यूएट कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हाई वोल्टेज को ज्यादा रेटिंग देने वालों को डिस्काउंट में ज्यादा पैसा मिले। टीम या हाई वोल्टेज टीम, दोनों टीम आज आपके सामने है। आप जज करें कि कौन सी टीम को आप विनर घोषित करना चाहते हैं। तो यहीं पे हम आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहिएगा निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी।